नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो चैप्टर 30 है, अध्याय 30 है, जिसमें प्रावधान किए गए हैं निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित, रेफरेंस एंड रिवीजन से रिलेटेड प्रोविजन। मित्रों, इस चैप्टर में जो है टोटल 11 सेक्शन है, टोटल 11 धाराएं हैं जो कि सेक्शन 395 से लेकर सेक्शन 405 तक व्यवस्थित हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने अपील से संबंधित प्रावधानों को देखा था चैप्टर 29 में, जिसमें व्यवस्था दी गई थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी आदेश या निर्णय से व्यथित है तो उसके पास जो है, अगर विधि ने अपील करने का उपचार उपलब्ध कराया है तो वह उस मामले में उपचारात्मक रूप से जो है अपील कर सकता है। इसी प्रकार से चैप्टर 30 जो है दो प्रकार के उपचार बतलाता है, निर्देश और पुनरीक्षण। अब बात को समझिएगा कि सबसे पहले हम इसको जो है अपने दिमाग में बिठाएं, कैसे याद करें। तो ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में जो है टोटल 11 सेक्शन है, टोटल 11 धाराएं हैं, सेक्शन 395 से लेकर सेक्शन 405 तक। अब इन सेक्शंस को जो है हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि भाई निर्देश से कनेक्टेड सेक्शंस कौन कौन सी हैं और पुनरीक्षण से रिलेटेड सेक्शंस कौन कौन सी हैं, रेफरेंस से कनेक्टेड सेक्शंस कौन कौन सी हैं और रिवीजन से कनेक्टेड सेक्शंस कौन कौन सी हैं। तो बात को समझिएगा कि इन 11 सेक्शंस में से केवल 2 सेक्शन जो है निर्देश के संबंध में प्रावधान करती हैं, रेफरेंस से रिलेटेड प्रोविजन करती हैं। वहीं हम देखें तो इस चैप्टर में जो 9 सेक्शंस हैं जो पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान करते हैं। मतलब कि इन 11 सेक्शंस को हम कैसे बांट लें कि भाई 2 सेक्शन तो रेफरेंस की हैं और 9 सेक्शन रिवीजन से कनेक्टेड हैं। तो टोटल सेक्शन 11 सेक्शन जो है इसमें प्रोवाइडेड है। तो इस प्रकार से हम पहले इसको मस्तिष्क में बिठा लें जिससे कि हमें जो है याद हो जाए। अब हम देखते हैं कि रेफरेंस से रिलेटेड जो 2 सेक्शन है, सेक्शन 395 से जो है सेक्शन 395 और सेक्शन 396। अब बात को समझिएगा कि रेफरेंस से तात्पर्य क्या है, रेफरेंस क्या होता है। तो जब कभी भी किसी अधीनस्थ न्यायालय को किसी अपनी प्रोसीडिंग के दौरान, जब वह किसी मामले में प्रोसीडिंग कर रहा है और उस प्रोसीडिंग के दौरान उसको यह अस्पष्टता आ जाए कि कोई अधिनियम, अध्यादेश या विनियम जो है उसके संबंध में अस्पष्टता उसके समक्ष हो, तो ऐसी स्थिति में वह अधीनस्थ न्यायालय जो है उचित मार्गदर्शन के लिए हाईकोर्ट को वह मामला निर्देशित करता है कि महोदय इस मामले में इस अस्पष्ट स्थिति को स्पष्ट कर अपना मार्गदर्शन दे, जिससे कि जो न्यायालय है उस मामले में आगे प्रोसीडिंग कर पाए। तो इसके बारे में प्रोविजन जो है सेक्शन 395 में प्रोवाइडेड है। अब यहां पर आपको एक बात एग्जाम के लिए ध्यान रखना है कि क्रिमिनल केसेस में जो है सीआरपीसी के अंतर्गत जो है जो निर्देश हैं वह हाईकोर्ट को किए जाते हैं। अन्य किसी न्यायालय को ऐसी कोई अधिकारता नहीं है। सीआरपीसी सेक्शन 395 जो है हाईकोर्ट को निर्देश के संबंध में प्रावधान करती है। अब इस सेक्शन में जो है 3 उपधाराएं हैं, 3 सब सेक्शन है, जिनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखें सब सेक्शन 1। यहां पर हमने सब सेक्शन 1 के एलिमेंट्स को जो है अलग कर लिया है, जिससे कि समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। तो जो सब सेक्शन 1 है ये क्या कहती है, ये कहती है किसी न्यायालय को इस बात से समाधान हो जाना चाहिए कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम अथवा उसमें अंतर्विष्ट किसी उपबंध की विधि मान्यता के बारे में कोई प्रश्न अंतर्गत है। मतलब कि किसी लंबित मामले में कोई ऐसा प्रश्न अंतर्गत है जो कि किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम की विधि मान्यता से संबंधित है और यहां पर न्यायालय जो है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, वह अस्पष्ट है कि स्थिति क्या है। और इसी के साथ साथ आगे हम दूसरा पॉइंट देखें तो उसमें बताया है ऐसे प्रश्न का अवधारण उस मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है। जब तक उस प्रश्न का अवधारण नहीं हो जाता तब तक उस मामले को निपटाया नहीं जा सकता। इसी के साथ साथ हम तीसरे नंबर पर देखें
न्यायालय की यह राय हो जानी चाहिए कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश या विनियम अविधिमान या अपरिवर्तनशील है। मतलब कि न्यायालय को इस बात के बारे में इस बात के बारे में उसकी राय हो, ओपिनियन हो कि ऐसा अधिनियम जो है, अधिनियम, अध्यादेश या विनियम जो है अविधिमान और अपरिवर्तनशील है, और ऐसे अधिनियम, अध्यादेश या विनियम या उसके उपबंधों को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा, अब उच्च न्यायालय कौन सा, जो न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय जिस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है उसके द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा उस विधि मान्यता या अपरिवर्तनशीलता को घोषित नहीं किया गया है। तो बात समझ रहे हैं कि ऐसे अध्यादेश, अधिनियम या विनियम के बारे में ऐसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अविधि मान्यता या अपरिवर्तनशीलता के बारे में घोषित नहीं किया है, लेकिन न्यायालय की यह राय है कि यह अधिनियम, अध्यादेश जो है वह अविधिमान्य हो गया है। तो यहां पर अस्पष्टता है न्यायालय को, न्यायालय जो है इसमें अपना सही ओपिनियन नहीं बना पा रहा है अधीनस्थ न्यायालय। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय अपनी राय के साथ जो प्रश्न अवधारण किया जाना है उसको जो है किसको भेज देगा, हाई कोर्ट को भेज देगा। काय के लिए भेज देगा कि हाई कोर्ट जो है उसमें उचित मार्गदर्शन जो है स्थिति को स्पष्ट कर उनको निर्देशित करे, उनको जो है उसके बारे में स्थिति स्पष्ट करे। तो उपधारा 1 में यही सारी बातें बतलाई गई हैं। अब इसके बाद जो उपधारा 2 है, यह विशेष रूप से एक बात कहती है, ये कहती है यदि सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट, अब ध्यान में रखिएगा कि इस सेक्शन में जो प्रावधान है उपधारा 2 में, वह केवल सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट, इसके अधीनस्थ न्यायालयों को ये पावर नहीं है। सेशन न्यायालय और महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, इनको ही उपधारा 2 के अंतर्गत की कार्रवाई करने का अधिकार है, अन्य न्यायालयों को नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है यदि सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट अपने समक्ष लंबित किसी मामले में, जो ऐसा मामला जो इन न्यायालयों के समक्ष लंबित है, जिसे उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, कंडीशन समझिएगा कि वह मामला लंबित है लेकिन उसको जो है उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं हो रहे हैं, तो वह ऐसे मामले की सुनवाई में उठने वाले किसी विधि प्रश्न को, अब यहां पर अंडरलाइन कीजिएगा अपने बेयर एक्ट में भी, कि ऐसे विधि प्रश्न को उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकता है। मतलब कि सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट अगर किसी मामले में कार्रवाई कर रहा है, लंबित है वो कार्रवाई, और उस मामले में कोई विधि प्रश्न उत्पन्न होता है और वह विधि प्रश्न जो है या वह मामला जो है उपधारा 1 के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस विधि प्रश्न को जो है उस पर स्थिति स्पष्ट कराने के लिए, उचित मार्गदर्शन के लिए जो है ऐसे मामले को जो है, उस प्रश्न को जो है किसको निर्देशित किया जाएगा, हाई कोर्ट को निर्देशित किया जाएगा कि हाई कोर्ट जो है इसमें अपना उचित मार्गदर्शन देकर स्थिति को स्पष्ट करे। तो यहां पर यही सारे प्रावधान है। इसके बाद हम देखेंगे उपधारा 3 जो है सेक्शन 395 की यह प्रावधान करती है कि जब ऐसा मामला जो प्रश्न है उसको उच्च न्यायालय को निर्देशित कर दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जब तक उच्च न्यायालय जो है उसमें उचित मार्गदर्शन नहीं करता है, उसमें जब तक प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं करता है, तब तक ऐसे अभियुक्त को जो उस मामले में अभियुक्त हैं, उन अभियुक्तों को या तो जेल के सुपुर्द किया जाएगा या फिर उनको जो है जमानत अमानत अगर देनी है, न्यायालय उचित समझता है तो जमानत पर छोड़ सकता है। तो यहां पर सेक्शन 395 में इस तरह से निर्देशों के संबंध में यह व्यवस्था वर्णित है। अब यहां पर अगली सेक्शन हम देखें, सेक्शन 396 यह प्रावधान करती है उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार निपटारा। अब बात को समझिएगा कि भाई सेक्शन 395 में क्या व्यवस्था की गई कि जो अधीनस्थ न्यायालय है वह किसी मामले में अस्पष्ट थी, जिसमें किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के बारे में कोई प्रश्न अंतर्गत था और वहां पर अस्पष्टता थी, तो उन्होंने उस मामले को हाईकोर्ट को निर्देशित किया। अब हाईकोर्ट ने उसमें विनिश्चय कर लिया है, उसमें अपना जो है जो भी उसके मार्गदर्शन है, जो भी डिसीजन है वह उसने कर लिया है। तो ऐसी कंडीशन में अब जो मामला जिसके लिए हाईकोर्ट को वह विनिश्चय के लिए भेजा गया था,
उस मामले को अब हाईकोर्ट ने जो विनिश्चय किया है उसके अनुसार निपटाया जाएगा। अब यहां पर हाईकोर्ट क्या करेगा, उस विनिश्चय की एक कॉपी किसको भेजेगा, उस न्यायालय को भेजेगा जिसने निर्देश जो है हाईकोर्ट को भेजा था कि भाई हाईकोर्ट जो है इसमें जो है अपना उचित मार्गदर्शन दे। तो यहां पर विनिश्चय करने के बाद वह कॉपी जो है किसके पास जाएगी, उस अधीनस्थ न्यायालय के पास जाएगी, और वह अधीनस्थ न्यायालय जो है ऐसे विनिश्चय के आधार पर, ऐसे विनिश्चय में जो दिशा निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं उसके आधार पर उस मामले का अंतिम रूप से जो है जो भी उसका निर्णय करना है वह कर सकता है, करेगा। तो यहां पर जो है सेक्शन 395 और सेक्शन 396 में निर्देश से संबंधित जो हमने प्रावधान देखे यही प्रावधान है। अब हम देखते हैं हमारा इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है जो कि पुनरीक्षण की बात करता है, सेक्शन 397 से सेक्शन 405 तक, जो कि टोटल 9 सेक्शन है, जिसको हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मित्रों, पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की सेक्शन 397 से सेक्शन 405 तक टोटल 9 सेक्शन, टोटल 9 सेक्शंस में जो है पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब यहां पर हम इन 9 की 9 प्रावधानों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझें कि पुनरीक्षण होता क्या है। तो बात को समझिएगा, जब किसी मामले में किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है या कोई कार्रवाई कंप्लीट कर निर्णय, आदेश या निष्कर्ष दिया जा चुका है, तब ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय जो है ऐसे अधीनस्थ न्यायालय की उस कार्रवाई की या उस निर्णय, दंडादेश या उस निष्कर्ष की जांच करता है या उसकी परीक्षा करता है। तो ऐसी कार्रवाई को कि भाई वह निर्णय जो दिया गया है, वह दंडादेश जो दिया गया है, वह निष्कर्ष जो निकाला गया है, वह कार्रवाई जो की जा रही है, क्या वह कार्रवाई जो है वैधानिक कार्रवाई है या वह कार्रवाई जो है औचित्यपूर्ण कार्रवाई है। तो इन सब चीजों की जब सेशन न्यायालय या हम कहें हाई कोर्ट के द्वारा जांच की जाती है तो उसे जो है पुनरीक्षण कहा जाता है। अब पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान जो है सीआरपीसी की सेक्शन 397 से सेक्शन 405 तक दिए गए हैं। तो एक एक करके हम जो है सभी प्रावधानों को समझेंगे और देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले सेक्शन 397 यह व्यवस्था करती है कि पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। अब इस सेक्शन में प्रावधान किया गया है कि हाईकोर्ट और सेशन जज, अब यहां पर ध्यान रखिएगा सेशन कोर्ट वर्ड यूज नहीं किया गया है, यहां पर सेशन जज है ना, सत्र न्यायाधीश जो है वर्ड यूज किया गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि हाईकोर्ट या सेशन जज जो है अपने अधीनस्थ अधिकारता के अंदर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय, जो भी उनके अवर दंड न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, उनकी कार्यवाही के किसी अभिलेख को या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश को जांच करने के लिए उनकी शुद्धता, वैधता, औचित्यता के बारे में परीक्षा करने के लिए जब ऐसे दस्तावेजों को मंगाता है तो उसको जो है क्या कहा जाता है, ऐसे परीक्षण को या ऐसी परीक्षा को जो है पुनरीक्षण कहा जाता है। तो इस सेक्शन में यह व्यवस्था दी गई है कि हाईकोर्ट और सेशन जज जो है किसी अधीनस्थ, जो भी उनके अधीनस्थ अवर न्यायालय हैं, जो भी उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स के किसी अभिलेख को मंगा सकता है। अगर उस मामले में कोई दंडादेश पारित कर दिया गया है, निष्कर्ष पारित कर दिया गया है या कोई आदेश दिया गया है, तो उन सबके अभिलेखों को ऐसा न्यायालय अपने समक्ष जो है किस लिए मंगा सकता है, उस कार्रवाई की शुद्धता, वैधता, औचित्यता के बारे में परीक्षा करने के लिए जो है ऐसे दस्तावेजों को मंगा सकता है। अब यहां पर हम देखें कि उपधारा 1 में एक स्पष्टीकरण दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उसमें यह वर्णित है कि सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है सेशन न्यायालय के अवर समझे जाएंगे, इंफीरियर समझे जाएंगे। तात्पर्य यह है कि जहां पर सेशन न्यायालय जो है, सेशन न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकारता है, उसके अंदर जितने भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, वह सब जो है सेशन न्यायालय के अवर समझे जाते हैं और उन सब मामलों का पुनरीक्षण जो है सेशन न्यायालय कर सकता है। तो यहां पर उपधारा 1 में ये सारे प्रावधान है। इसमें से इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछी जाएगी
कि भाई पुनरीक्षण जो है कौन कौन सा न्यायालय है पुनरीक्षण कर सकता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट कर सकता है और सेशन जज जो है पुनरीक्षण कर सकता है। अब इसके बाद हम सेक्शन 397 की उपधारा 2 और 3 देखते हैं। तो सेक्शन 397 की उपधारा 2 कहती है कि उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसी अपील, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश की बाबत नहीं किया जाएगा। बात को समझिएगा कि पुनरीक्षण जो है किसी अपील कार्यवाही में अगर कोई किया गया है, कोई कार्रवाई की गई है, उसमें उसका भी पुनरीक्षण हो सकता है। कोई जांच विचारण किया गया है, उसका भी पुनरीक्षण हो सकता है। अन्य कार्रवाई का भी पुनरीक्षण हो सकता है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसी कार्रवाई या ऐसे आदेश जो कि इंट्रालोकिटरी हैं, जो कि अंतर्वर्ती आदेश हैं, उनका पुनरीक्षण स्वीकार नहीं है। मतलब कि इंट्रालोकिटरी ऑर्डर्स का, अंतर्वर्ती आदेशों का पुनरीक्षण नहीं किया जाता है। तो यहां पर उपधारा 2 में जो है यही प्रावधान है जिसको आपको एग्जाम के लिए भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो उपधारा 3 है इस सेक्शन की, ये कहती है यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय को या सेशन न्यायाधीश को किया गया है, तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उसमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर किसी व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अगर कोई पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया है, तो ऐसी कंडीशन में सेशन न्यायालय फिर से उस पुनरीक्षण को ग्रहण नहीं कर सकेगा अगर उसी व्यक्ति ने फाइल किया है। वही अगर सेशन न्यायालय में किसी व्यक्ति ने पुनरीक्षण दाखिल किया है, तो वही व्यक्ति अगर हाईकोर्ट में पुनरीक्षण दाखिल करता है उसी मामले में, तो हाईकोर्ट जो है उसको ग्रहण नहीं करेगा। तो यहां पर सेक्शन 397 में यह प्रावधान दिए गए हैं। अब आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जब न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल करना होता है, तो सेक्शन 397 के अंतर्गत आवेदन फाइल किया जाता है। अब इसके बाद जो है अगली सेक्शन है सेक्शन 398। यह प्रावधान करती है कि जांच करने का आदेश देने की शक्तियां। अब यहां पर इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि सेक्शन 397 के अंतर्गत कोई आवेदन न्यायालय के समक्ष आया या न्यायालय को जो है ऐसा प्रतीत हुआ कि कार्रवाई करनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में उन अभिलेखों का जो कि न्यायालय ने सेक्शन 397 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय, अवर न्यायालय से मंगाए हूं, उनका परीक्षण करने के बाद या अन्यथा अन्य किसी रीजन से भी अगर न्यायालय का यह मत है कि इस सीआरपीसी की सेक्शन 203 या धारा 204 की उपधारा 4 के अधीन कोई आदेश खारिजगी का आदेश किया गया है, कोई ऐसा आदेश किया गया है जो कि धारा 203 और धारा 204 की उपधारा 4 के अंतर्गत खारिजगी का आदेश है या किसी अभियुक्त को उन्मोचित किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में इस कार्यवाही की जांच करने के लिए न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायालय जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी को जो है जांच करने का निर्देश दे सकता है। अब यहां पर आप समझिएगा कि इस सेक्शन के तहत निर्देश देने की शक्ति हाईकोर्ट और सेशन जज दोनों को शक्तियां हैं कि वह सेक्शन 398 के अंतर्गत जो है सीजेएम को यह निर्देश दे, जहां पर कि सेक्शन 203 या सेक्शन 204 की सबसेक्शन 4 के अंतर्गत कोई आदेश खारिजगी का किया गया है या फिर किसी व्यक्ति को उन्मोचित किया गया है, तो उसकी जांच के लिए जो है सीजेएम साहब को, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय को हाईकोर्ट या सेशन जज जो है निर्देश दे सकता है। अब यहां पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या सीजेएम साहब जो है या तो खुद उसकी जांच कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ किसी अन्य मजिस्ट्रेट को उस मामले में जांच करने के लिए दे सकते हैं। तो सेक्शन 398 का एक परंतुक है जो हमें देखना है। अब इसमें परंतुक ये कहता है कि परंतु कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो उन्मोचित किया गया है, इस धारा के अधीन जांच करने का कोई निर्देश तभी देगा जब इस बात का कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा निर्देश क्यों ना दिया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल चुका हो। तात्पर्य यह है कि सेक्शन 398 के तहत हाईकोर्ट या सेशन जज के द्वारा जब सीजेएम को निर्देश दिया जाए कि वह जांच करे, तो उससे पहले जो है ऐसे व्यक्ति को एक अवसर दिया जाना चाहिए कि वह कारण दर्शित करे कि सीजेएम को पुनः जांच करने का
जो है आदेश या निर्देश क्यों ना दिया जाए। तो यहां पर यह परंतु को अपन ध्यान रखेंगे जो कि नेचुरल जस्टिस की बात करता है कि उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है उसको भी सुना जाना चाहिए। तो यहां पर सेक्शन 398 में यही सारे प्रावधान है। अब इसके बाद हम सेक्शन 399 और सेक्शन 400 इनको देखते हैं। तो बात को समझिएगा, सेक्शन 399 में प्रावधान किया गया है सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां, और धारा 400 सेक्शन 400 में व्यवस्था दी गई है अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां। अब इन दोनों सेक्शंस को बारीकी से देखने से पहले हम जो है सेक्शन 401 को, धारा 401 को देखेंगे। जब हम धारा 401 को समझ जाएंगे उसके बाद सेक्शन 399 और सेक्शन 400 जो है हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सेक्शन 401 सेक्शन 401 ये क्या प्रावधान करती है? ये कहती है उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां, हाईकोर्ट की रिवीजन करने की जो पावर्स हैं उसके बारे में, कि जब हाईकोर्ट रिवीजन करेगा तो उसमें वह कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, कौन कौन से पावर्स जो हैं यहां पर हाईकोर्ट को प्रोवाइडेड है। तो सेक्शन 401 जो है ये कहता है कि उच्च न्यायालय पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेक्शन 386 के अंतर्गत जो अपील न्यायालय को जो शक्तियां प्रोवाइडेड की गई हैं सेक्शन 386 के अंतर्गत, वही शक्तियां यहां पर उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण करते समय भी होंगी। यहां पर बताया गया है कि अगर कोई मामला जो है किसी दोष सिद्धि के लिए, दोष सिद्धि की वैधता के लिए अगर अपील की गई है, दोष सिद्धि के बारे में अपील की गई है, तो वहां पर न्यायालय क्या कर सकता है, वो दोष सिद्धि को दोष मुक्ति में पलट सकता है, कोई अन्य आदेश भी दे सकता है। इसी प्रकार की शक्तियां जो है सेक्शन 386 में अपील न्यायालय को यहां पर दी गई है। तो ये शक्तियों का प्रयोग हाईकोर्ट जो है पुनरीक्षण में भी कर सकता है। इसी के साथ देखें सेक्शन 389 के अंतर्गत अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, अपीलार्थी का छोड़ा जाना। तो इस सेक्शन में 389 में जो अपील न्यायालय को शक्तियां हैं कि वह अपील लंबित रहते हुए जो है दंडादेश को निलंबित कर सकता है या अपीलार्थी को जो है छोड़ने का आदेश दे सकता है। तो इन्हीं शक्ति का उपयोग जो है हाईकोर्ट जो है पुनरीक्षण में भी कर सकता है। फिर इसके बाद हम देखें धारा 390 जो अपील न्यायालय को शक्ति देता है कि दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी वगैरह। तो यहां पर सेक्शन 319 में जो अपील न्यायालय को शक्ति है वही शक्ति जो है हाईकोर्ट को पुनरीक्षण करने में भी होगी। फिर इसके बाद जो है सेक्शन 391 जो क्या अपील न्यायालय कौन सी शक्ति देता है कि अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जांच का निर्देश दे सकेगा। तो जिस प्रकार से अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है, जांच के लिए निर्देश वगैरह दे सकता है, वही कार्रवाई यहां पर उच्च न्यायालय जब पुनरीक्षण कर रहा हो तो इन्हीं शक्तियों का उपयोग जो है पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय भी कर सकता है। इसके बाद यहां पर व्यवस्था दी गई है कि सेक्शन 392 के अंतर्गत जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हो जाएं, वहां क्या प्रक्रिया होगी। तो जो प्रक्रिया अपील न्यायालय के संबंध में सेक्शन 392 में प्रोवाइडेड है वही की वही प्रक्रिया जो है उच्च न्यायालय को धारा 401 के अंतर्गत पुनरीक्षण करने के अंतर्गत जब पुनरीक्षण करना है तो उन्हीं प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। तात्पर्य यह है कि हाईकोर्ट को सेक्शन 401 के अंतर्गत जब पुनरीक्षण कर रहा है तो पुनरीक्षण करने में जो सेक्शन 401 में शक्तियां दी गई हैं वो वही शक्तियां हैं जो कि अपील न्यायालय को अपील का निर्धारण करने में प्राप्त होती हैं। अब इसके बाद धारा 401 की जो उपधारा 2 है, देखिए जो हमने यहां पर कंटेंट देखे यह उपधारा 1 में वर्णित है ना। अब हम उपधारा 2 देखेंगे जो क्या कहती है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तब तक ना दिया जाएगा जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा में या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का अवसर ना मिल चुका हो। कुल मिलाकर इस सेक्शन के तहत जब उच्च न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो कोई भी ऐसा आदेश नहीं डाल देगा जो कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को जो है या किसी अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, विपरीत प्रभाव डालता हो। तो ऐसा आदेश देने से पहले क्या है, ऐसे व्यक्ति और उसके प्लीडर को सुने जाने का अधिकार होता है कि वो उसको पहले सुना जाए तभी आदेश दिया जाए।
अब इसके बाद इस सेक्शन की उपधारा 3 जो है ये कहती है कि इस धारा की कोई बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली ना समझी जाएगी। मतलब कि पुनरीक्षण के अंतर्गत जो है कि उच्च न्यायालय किसी दोष मुक्ति के निष्कर्ष को जो है दोष सिद्धि में परिवर्तित नहीं कर सकता है। उसके लिए जो है अपील की कार्रवाई वगैरह जो है वहां पर ही कर सकेगा। यहां पर जो है सेक्शन 401 के अंतर्गत यहां पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि हाईकोर्ट जो है दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि में परिवर्तित नहीं कर सकता है। अब इसके बाद हम इसकी उपधारा 4 देखें जो कहता है जहां इस संहिता के अधीन अपील हो सकती है किंतु कोई अपील नहीं की जाती है, वहां उस पक्षकार की प्रेरणा पर जो अपील कर सकता था पुनरीक्षण की कोई कार्यवाही ग्रहण ना की जाएगी। बात बहुत सिंपल सी है। अगर किसी मामले में अपील के प्रावधान थे और वह पक्षकार अपील कर सकते थे लेकिन उन्होंने अपील नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में अब उनको जो है पुनरीक्षण के लिए जाने के लिए परमिशन नहीं है कि वह उस मामले में पुनरीक्षण की कार्रवाई जो है न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। तो यहां पर जो है इस सेक्शन में यही सारे प्रावधान है। अब एक क्लॉज और है इसका, सब क्लॉज 5, उसको भी देख लेते हैं। जहां इस संहिता के अधीन अपील होती है किंतु उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है, मतलब अपील हो सकती है लेकिन पक्षकार ने क्या किया, अपील की जगह पुनरीक्षण फाइल कर दिया है और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया। मतलब वह पक्षकार जो है इस गलत विश्वास में है, न्यायालय को यह लगता है कि पक्षकार जो है उसको सही पता नहीं है, वह जो है इस गलत विश्वास में है कि उसमें कोई अपील नहीं की जा सकती। पक्षकार इस विश्वास में है कि उस मामले में कोई अपील नहीं की जा सकती, तो उसने पुनरीक्षण फाइल कर दिया। लेकिन अपील की जा सकती थी, तो ऐसी कंडीशन में अगर पुनरीक्षण का आवेदन आया तो न्यायालय क्या करेगा, और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की अर्जी मान सकता है और उस पर तद अनुसार कार्रवाई कर सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति से जो है भूल हो गई है, उसमें वह अपील कर सकता था लेकिन वह भूल के कारण न्यायालय को ऐसा लगता है कि यह भूल में है, उसको पता नहीं था, तो न्यायालय क्या कर सकेगा, उसकी पुनरीक्षण की अपील को पुनरीक्षण की जो एप्लीकेशन है उसको अपील ही मानकर जो है कार्यवाही यहां पर कर सकता है। तो सेक्शन 401 में जो है हाईकोर्ट की पुनरीक्षण के संबंध में विस्तृत शक्तियां दी गई हैं जो हमने देखी। अब यहां पर हम वापस आते हैं सेक्शन 399 पर। तो देखिए सेक्शन 399 में सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अब बात को समझिएगा कि सेक्शन 399 यह प्रावधान करती है कि सेशन न्यायालय को वही शक्तियां पुनरीक्षण में वही शक्तियां होंगी जो कि 401 में हाईकोर्ट को हैं। मतलब कि जो हाईकोर्ट की हमने शक्तियां देखी वही की वही शक्तियां जो है पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय को भी प्राप्त हैं। वही कहानी है कि जो अपील न्यायालय की शक्तियां हैं वही शक्तियां हाईकोर्ट यहां पर पुनरीक्षण में उपयोग कर रहा है और इन्हीं शक्तियों को सेशन न्यायालय सेशन जज भी जो है उपयोग कर सकता है। लेकिन यहां पर जो है उपधारा 3 हम देखेंगे सेक्शन 399 की, जो कि कुछ स्पेशल बात कहती है जिसको हमें अपने दिमाग में बैठाना है। ये कहती है जहां किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है वहां ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस बाबत सेशन न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा। मतलब अगर आवेदन सेशन न्यायालय में किया गया है और सेशन न्यायालय ने उस पर विनिश्चय कर दिया है तो विनिश्चय फाइनल होता है, अंतिम होता है और ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा पर पुनरीक्षण के रूप में और कार्रवाई उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में ग्रहण नहीं की जाएगी। सिंपल सी बात है, सेशन न्यायालय ने अगर पुनरीक्षण डिसाइड कर दिया है तो ऐसी कंडीशन में अब ना हाई कोर्ट में ना किसी अदर कोर्ट में ऐसा कोई पुनरीक्षण ग्रहण किया जाएगा। अब यहां पर हम देखें सेक्शन 400 को, धारा 400 को, यह कहता है अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां। अब बात समझिएगा, अपर सेशन न्यायाधीश जो है वही शक्तियां रखता है जो कि सेशन न्यायाधीश रखता है और उन्हीं मामलों में पुनरीक्षण ग्रहण कर सकता है जिसमें सेशन न्यायालय ने उसे जो है विशेष आदेश द्वारा या अन्य आदेश द्वारा सशक्त किया गया हो। तो यहां पर बहुत कॉमनली बात है कि भाई
अपर सेशन न्यायाधीश जो है कौन से मामलों को सुनेगा, कौन सी शक्तियां रखेगा, वही मामलों को सुनेगा जो कि सेशन न्यायाधीश द्वारा ऐसे जो है इनको दी गई हैं। तो यहां पर जो है सेक्शन 400 में यही दिया, एक बार उसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति। अपर सेशन न्यायाधीश को किसी ऐसे मामले के बारे में जो सेशन न्यायाधीश के किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा या अधीन उसे अंतरित किया जाता है, बात समझिएगा, सेशन न्यायालय ने कार्रवाई करने के लिए वह मामला अपर सेशन न्यायाधीश को अंतरित किया है, सेशन न्यायाधीश की इस अध्याय के अधीन सब शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उनका प्रयोग कर सकेगा। बात बहुत सिंपल सी है कि सेशन न्यायाधीश ने अगर अपर सेशन न्यायाधीश को किसी पुनरीक्षा में कार्रवाई करने के लिए उसको अंतरित कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, तो अपर सेशन न्यायाधीश जो है वही शक्तियां रखेगा उस मामले में जो सेशन न्यायाधीश रखता है। तो यहां पर जो है यही सारी प्रोसीडिंग है। अब हम देखते हैं सेक्शन 402 से लेकर सेक्शन 405 तक की कार्रवाइयां। मित्रों, सेक्शन 402 जो है उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामले को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति के बारे में प्रावधान करता है। अब इस सेक्शन को समझने के लिए आप ये समझिएगा कि जब किसी विचारण में एक से अधिक अभियुक्त हैं और वो जो है दोषित किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर उन सभी अभियुक्तों को पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है, वह पुनरीक्षण का आवेदन दाखिल कर सकते हैं और उनके द्वारा जो है कुछ अभियुक्त गणों ने जो है उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दाखिल कर दिया और कुछ ने जो है सेशन न्यायालय में जो है पुनरीक्षण दाखिल कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में उच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि वह मामले की तथ्य परिस्थितियों को और मामले की जो है गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस मामले को या तो अपने पास से जो उनके पास पुनरीक्षण दाखिल हुआ है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं सेशन न्यायालय को, या सेशन न्यायालय में अगर कोई पुनरीक्षण दाखिल कर दिया गया है तो वह उसको अपने पास विचारण के लिए जो है बुला सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वह जो अलग अलग पुनरीक्षण एक ही मामले का किया जा रहा है, एक ही मामले में किया जा रहा है, वह एक ही न्यायालय द्वारा एक साथ जो है किया जा सकता है। तो सेक्शन 402 में जो है यही सारे प्रावधान है। अब इसके बाद हम देखें सेक्शन 403, ये कहता है पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प, कि इस पुनरीक्षण के मामले में पक्षकारों को जो है न्यायालय सुन भी सकता है और नहीं भी सुन सकता, यह न्यायालय के विवेक पर आधारित है। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर इस चैप्टर में या इन प्रावधानों में जहां जहां पर पक्षकारों को सुनने के लिए विशेषता जो है प्रावधान किए गए हैं कि न्यायालय को जो है उन पक्षकारों और पीड़ित को सुनना होगा, तो उन प्रावधानों के अधीन रहते हुए यह सेक्शन प्रावधान करती है कि अगर पुनरीक्षण में न्यायालय अगर ये चाहता है या न्यायालय को ऐसा लगता है कि पक्षकारों को जो है यहां पर सुनने की आवश्यकता नहीं है, तो न्यायालय जो है उनको सुने बिना ही पुनरीक्षण डिसाइड कर सकता है। लेकिन अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि पक्षकारों को सुना जाना चाहिए, बगैर सुने पुनरीक्षण डिसाइड नहीं हो सकता, तो न्यायालय का विकल्प है कि वह उन पक्षकारों को, उनके प्लीडरों को सुन सकता है। तो सेक्शन 403 में जो है यही प्रावधान है, केवल हमको ध्यान रखने हैं, एक बार पढ़ लेना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ सेक्शन 404 जो है यह प्रावधान करता है कि महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना। जब कोई कार्रवाई जो है पुनरीक्षण जो है उच्च न्यायालय में दाखिल हुआ है, वहां पर महानगर मजिस्ट्रेट ने जो है कह सकते हैं कि कोई विनिश्चय किया है, तो ऐसी कंडीशन में महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय जो है उच्च न्यायालय क्या कर सकेगा, विचार में ले सकेगा। तो ये सेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, केवल नॉलेज के लिए आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं सेक्शन 405 धारा 405। सेक्शन 405 धारा 504 धारा 405 ये कहती है कि उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। सिंपल सी बात है कि जैसे हमने प्रावधान जो है निर्देशों के लिए देखे थे कि निर्देश में जब कार्रवाई पूरी कर ली जाए, जो है निराकरण कर लिया जाए, तो उस मामले की जो सर्टिफाइड कॉपी है उस न्यायालय को भेजी जाएगी जिसने जो है निर्देश के लिए मामला को भेजा था। तो यहां पर भी यही कार्रवाई है कि जब उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण डिसाइड कर लिया है,
तो उसके बाद जो है जो भी न्यायालय का पुनरीक्षण का आदेश है उस आदेश को प्रमाणित करके उस निचले न्यायालय को भेजा जाना जिस न्यायालय के आदेश या जिस न्यायालय की कार्रवाई को पुनरीक्षण में चैलेंज किया गया था या जिसकी उच्च न्यायालय ने जो है पुनरीक्षण में जांच वगैरह की है, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी वहां भेज दी जाएगी और वह न्यायालय उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार जो है उस मामले में जिसमें पुनरीक्षण किया गया है उस मामले में कार्रवाइयां करेगा। तो यहां पर जो है यही सारे प्रावधान पुनरीक्षण से संबंधित दिए गए हैं। मित्रों सेक्शन 404 और सेक्शन 405 में हमको यह ध्यान रखना है कि यहां पर जो शब्द उच्च न्यायालय उपयोग किया गया है यहां पर उच्च न्यायालय के साथ साथ सेशन जज भी शामिल है, मतलब कि महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना, तो यही प्रावधान जो है सेशन जज के लिए भी है। उसी प्रकार से हम सेक्शन 405 को देखें तो यहां पर उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचली न्यायालय को भेजे जाने संबंधित प्रावधान है। तो यह प्रावधान उच्च न्यायालय के साथ साथ सेशन न्यायालय पर भी एप्लीकेबल है कि सेशन न्यायालय भी जब पुनरीक्षण में कोई आदेश देता है तो उसको प्रमाणित कर उसकी कॉपी जो है निचले न्यायालय को जिसकी पुनरीक्षण में आवेदन आया था उस न्यायालय को भेज दिया जाता है। तो यहां पर मित्रों हमने जो है यह सारे प्रावधान देखे। मित्रों इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीआरपीसी का चैप्टर 30 जो कि निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान करता था, रेफरेंस एंड रिवीजन से रिलेटेड प्रोविजंस करता था, उनकी हमने वह सभी बातों को देखा, सभी प्रावधानों को देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।